हेलो गाइस आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक इमेज देखने को कहूंगा। बड़े ध्यान से इस इमेज को देखिए। ये है 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री एक चार्ट में। इसमें छिपा हुआ है एक नैरेटिव। आइए देखते हैं अगर आप इसको पकड़ पाते हैं या नहीं। इसमें जो एक्स एक्सिस है उस पर ईयर है, और जो वाई एक्सिस है उस पर मार्क है वर्ल्ड जीडीपी में शेयर। अलग अलग कलर का रेड जैसे चाइना का शेयर है, येलो इंडिया का शेयर है, ब्लू यूएसए का शेयर है। तो फ्रांस का पर्पल है, जापान का ऑरेंज है, रशिया का स्काई ब्लू है। तो ये अलग अलग इस पर हमें दिखा रखा है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि 85% ऑफ हिस्ट्री आपको एक साइड में श्रिंक कर दी गई है, और जो कुछ 400 साल की हिस्ट्री है उसको आपको ज्यादा स्क्रीन पर बड़ा कर दिखाया गया है। उनका एक्स एक्सिस का स्केल डिफरेंट है इस वजह से। तो उससे होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि जो वेस्ट है वो हमेशा से ही अमीर था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसको आगे थोड़ा सा अगली स्लाइड में देखिए। 1700 में कॉलोनाइजेशन लगभग पूरा हो चुका था, तो 1700 के बाद देखते हैं। 1700 से 1700 तक का जो जो ट्रेड होता था वो लोकल करेंसी में, इवोल्ड बार्टर या लोकल करेंसीज में होता था। इंडिया चाइना का शेयर उसमें वर्ल्ड जीडीपी में 50% से ज्यादा था, और उस वक्त जो यूएसए और जो यूके का शेयर है वो 2% से भी कम था। यानी आप देखिए, जो जिसको हम सोचते हैं ये एफिशिएंट है, ये सिविलाइजेशन इतनी एफिशिएंट है, ये हमारे से काम करने के तरीके इनके बेस्ट होंगे, या ये हमारे से बेटर हैं, किस तरीके से बेटर हैं ये हमें नहीं पता चलता है, पर ऐसा होगा तभी तो अमीर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके आगे आप क्वेश्चन डालिए कि ऐसा क्यों है कि हम पहले वाली इकोनॉमिक्स को हम रिवाइव क्यों नहीं कर सकते। अब उनका क्वेश्चन अगली जियोपॉलिटिक्स के अगली स्लाइड्स में छुपा हुआ है। अब आप ये भी देखिए, 1970 के बाद से चाइना ने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। चाइना का शेयर बढ़ा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। इसका भी रीजन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि चाइना ने ऐसा क्या कर दिया। 1950 में नहीं कर पाया, 60 में नहीं कर पाया, 40 में नहीं कर पाया, 1970 के बाद से ही ऐसा क्यों बढ़ा वो। क्योंकि इकोनॉमी से हमें हिस्ट्री का असल अंदाजा होता है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको सोचने के लिए कहूंगा कि हमारे पास जो एशिया है उसमें इतने फ्लैश पॉइंट क्यों हैं। जैसे रशिया के पीछे चाइना बैठा हुआ है, चाइना इंडिया की नहीं बनती है, इंडिया पाकिस्तान की नहीं बनती है, पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान बैठा हुआ है, अफगानिस्तान के पीछे ईरान बैठा हुआ है, ईरान और सऊदी अरेबिया में क्लैश है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में क्लैश है। तो ऐसा क्यों है, क्यों, कौन बेनिफिट कर रहा है इतने इतने सारे जो ये फ्लैश पॉइंट हैं इनसे। इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। शुरू में क्या होता था, 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद और ये सब होने के बाद एक सीक्रेट अलायंस था। वह क्या था, जो वर्ल्ड वॉर टू हुई, वर्ल्ड वॉर टू में फैमिली थी, जो अमीर फैमिली थी, उन्होंने इन्वेस्ट किया फार्मा और डिफेंस में, क्योंकि हथियार और दवाइयां बहुत बिकी। वर्ल्ड वॉर टू में बहुत लोग मारे गए। तो ये कंट्रीज में जो कंपनीज में इन्वेस्ट कर गया वो बहुत ज्यादा बेहिसाब अमीर हो गया। लेकिन अब यूके तो कमजोर हो चुका था, और सारा बर्डन ऑफ गिल्ट के भाई तुम्हारी वजह से इतने पूरे देश में वॉर हुई, बर्डन ऑफ गिल्ट भी यूके की तरफ जा रहा था। तो इन कंट्रीज ने सोचा अब ये कंट्री छोड़ने की बारी है, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया यूएसए की प्राइवेट कंपनीज में, लॉकहीड मार्टिन, इस तरीके की कंपनीज में। तो उन कंपनीज को बहुत सारा पैसा मिला। जो लूट था असल में वो कॉलोनाइजेशन, भारत और जो कॉलोनीज था लूट था, वो इंग्लैंड में गया। इंग्लैंड से वर्ल्ड वॉर टू में ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के हाथ में गया, वहां से गया यूएसए की कंपनीज के हाथ में, जो प्राइवेट कंपनीज थी। अब ये प्राइवेट कंपनीज को, नेक्सस को ही बोलते हैं यूएसए का डीप स्टेट। डीप स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को फंडिंग देते हैं, और यही इलेक्शंस में इंटरफियरेंस करने की ताकत रखते हैं। तो अगला तीसरा इसका अलायंस का पार्ट है पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी का जो वहां की जनता है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी जो चाहे वो करती है पाकिस्तान में, दे आर द रियल किंग्स।
वहाँ का जो जनरल होगा, मेजर होगा, वो एक फैक्ट्री भी चलाएगा, उस जमीनें भी होंगी उसके पास। दे आर द रियल किंग्स देयर। ये इन तीनों का अलायंस है, यूके गवर्नमेंट, यूएसए डीप स्टेट और पाकिस्तानी आर्मी। अब यहाँ तक की हिस्ट्री 1970 तक की है ये। यूएसए क्या करता है, यूएसए की एक टू बकेट थ्योरी है। अगर आप दो दोस्त हैं और एक को आप 1 करोड़ रुपए महीने की जॉब दे दो और दूसरे को कम मजदूर बन जाओ, दोनों में क्लैश होने शुरू हो जाएंगे और आपस में उनकी दोस्ती टूट जाएगी। तो पहली जो यूएसए की थ्योरी है कि डॉलर दो। तो 1971 के बाद जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, तो वॉर में बांग्लादेश का हिस्सा तोड़ दिया गया और पाकिस्तान बांग्लादेश को आज़ाद कंट्री घोषित कर दिया गया। तो इसमें यूएसएसआर और भारतीय अलायंस की जीत हुई और यूके, यूएसए डीप स्टेट और पाकिस्तानी आर्मी की हार हुई। क्योंकि ये 17 दिन की लड़ाई चली थी और इसमें जो था, यूएसए ने अपना बेड़ा भी, नेवल बेड़ा भी खड़ा कर दिया था बे ऑफ बंगाल में। तो यूएसएसआर ने अपना बेड़ा ये अरेबियन सी में खड़ा कर दिया था, मैं पाकिस्तान को मारूंगा तो अगर बांग्लादेश को मारे, बांग्लादेश की हेल्प करेगा तो इसने वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर तक लेके गया था और यूएसए ने बैक ऑफ कर दिया। तो इंडिया को टाइम मिल गया और उसने बांग्लादेश को आज़ाद करा लिया। लेकिन इसमें यूके और यूएसए डीप स्टेट और पाकिस्तानी आर्मी की हार हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहीं रशिया, चाइना और भारत ना मिल जाए तो चाइना को डॉलर देके खरीदना शुरू किया, मतलब उसको अपने अपना पपेट बनाना शुरू किया, लालच दिया उसको। दूसरी जो थ्योरी कहती है, वो कहती है सैंक्शन लगा दो, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, जैसे यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में, इसमें इसमें इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाए गए थे जब इंडिया ने न्यूक्लियर अटैक किए थे। अगर इन सैंक्शन और डॉलर देने से भी कोई ना माने तो उस पर मिलिट्री एक्शन करो, जैसे ईरान, अफगानिस्तान, वियतनाम, कोरिया, हैती, सीरिया, ये सारे एग्जांपल हैं मिलिट्री एक्शन के। तो ये यूएसए की टू बकेट थ्योरी इस तरीके से काम करती है कि ये आर्टिफिशियली यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी बनाए रखती है। जो जिसको डॉलर देगा वो तो डॉलर की डिमांड को बनाए रखेगा, हथियारों की सप्लाई को बनाए रखेगा, और जिन पर सैंक्शन देगा वो इतना फ्रस्ट्रेट करके रखेंगे उसको कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो 1971 में जो डिफीट हुई पाकिस्तान की, तो उसने यूएसए के डीप स्टेट को और इसको अलायंस को इनसिक्योर किया। तो इन्होंने रशिया, इंडिया, चाइना कहीं ना मिल जाए तो यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को, उसको अपने डॉलर दिखा के, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज दिखा के उसको अट्रैक्ट किया। जो 1972 में माओ से निक्सन मिलने गया अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो 1971 की वार के बाद गए, तो उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को दिखाया और ये सब करवाया। तो वहां से जो चाइना ने यूएसए की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू किया। और वहां के एक लीडर थे डेंग जियोपिंग, जिनको वेस्ट बड़ा सेलिब्रेट करता है। उनसे कहा गया, हम आपको चाइना को मैन्युफैक्चरिंग का हब बना देंगे, पूरी दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग करेगा चाइना, लेकिन सिर्फ हमारी एक कंडीशन होगी, चाइना अपने अंदर उसको कंज्यूम नहीं करेगा। अब ये कैसे गारंटी करेंगे, इसके लिए आप लाइए वन चाइल्ड पॉलिसी। तो 1980 में वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी डेंग जियोपिंग से मनवाई गई। इस पॉलिसी के तहत जो दूसरा बच्चा होता था उसको मार दिया जाएगा, ये चाइना ने ऑर्डर दे दिया कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। इस तो इससे क्या हुआ, चाइना का जो इंटरनल कंजप्शन था वो कम हो गया। अब चाइना का इंटरनल कंजप्शन कम हो गया तो वो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब तो बन गया। लेकिन अगर मैं जिस कंट्री में चाइना का माल जा रहा है उस कंट्री पे सैंक्शन लगा के उस कंट्री को ही कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं अल्टीमेटली चाइना को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से चाइना भी थ्रेट नहीं रह गया यूएसए का, और चाइना को भी कंट्रोल किया जा सकने लगा। तो चाइना इस अलायंस से, जो सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 50,000 बच्चे यूएसए में गए, वहां पढ़े, तो उनका भी कंट्रोल रहेगा कि अगर आप कुछ उल्टा सीधा करोगे तो हम आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से जो चाइना, यूएसए डीप स्टेट, यूके गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी का अलायंस बन गया। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस। देखिए, चाइना ने भी फील किया कि यूएसए ने हमारे साथ भी चीट किया है, तो समझने की कोशिश करते हैं कैसे। अब आप इस स्लाइड में देखिए, जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो चाइना के पास जो डॉलर कमाए हैं एक्सपोर्ट करके, उसने उसने जैसे 2022 तक उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग $3 ट्रिलियन का है। 3227.93 है, ये बिलियन डॉलर्स में है। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो $3 ट्रिलियन आएगा लगभग ये। चाइना ने 40 साल मेहनत की, चीप मैन्युफैक्चरिंग लेबर, सस्ता सस्ता प्रोडक्ट बना के बेचा दुनिया को, उससे उसने $3 ट्रिलियन कमाए।
लेकिन वहीं यूएसए ने अब कोविड टाइम के बाद से आप M1 मनी का सर्कुलेशन देखिए। M1 मनी वो होती है जो कि नोट सर्कुलेशन में है या बैंकों में डिपॉजिट है, जो मनी बैंकों में डिपॉजिट है। तो M1 मनी का सर्कुलेशन देखिए, इन्होंने $16 ट्रिलियन, आप देखिए $4 ट्रिलियन से लगभग $20 ट्रिलियन तक इन्होंने पहुंचाया है 2-3 सालों में। तो ये इन्होंने $16 ट्रिलियन प्रिंट करके छाप दिए लोगों में। अब इसका क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब ये हुआ, जो चाइना की जो करेंसी उसने 40 साल में कमाई थी, वो इन्होंने 2 साल में उससे लगभग 5 गुना करेंसी छाप के अपने जनता को बांट दी। तो इससे जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। जैसे आपके पास सपोज कोई, आपने कोई रियल प्रोडक्ट नहीं बनाया, कोई अनाज नहीं उगाया, और आपने बस नोट लिए और उसको जनता में छाप दिए, बांट दिए लोगों में। तो लोग तो चीजें को खरीदेंगे, तो जो खरीदेंगे वो कांस्टेंट है, और जो पैसा है वो बढ़ गया है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस चीज का दाम बढ़ जाएगा। इसको इस तरह से समझाता हूँ। सपोज आपके पास 1 किलो आटा है, उसको देने वाले आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए तक देने वाले हैं। कोई उसका प्राइस 1,000 रुपए के नोट प्रिंट करवा के लाए, तो आप उसको दे देंगे आटा 1,000 वाले को। तो जो 100 रुपए वाला है उसका तो कुछ फायदा नहीं हुआ, उसको तो मतलब दाम बढ़ गया, उसको उसकी परचेजिंग पावर तो बिल्कुल कम होगी। तो ऐसे इसी तरह से यूएसए की परचेजिंग पावर, जो डॉलर है, उसके कारण से, उसको ऐसे प्रिंट करने के कारण से, उसकी अमेरिकन लाइफस्टाइल को हम अपने अपने जेब से पे कर रहे हैं। अपने रियल जो प्रोडक्ट है, अपना अनाज है, अपना तेल है, अपना सर्विस सेक्टर है, वो मेहनत करके हम यूएसए के लाइफस्टाइल को पे कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है, मतलब वो अपने में मजे करें, 5 दिन या 3 दिन काम करें, 2 दिन छुट्टी लें, फिर वीकेंड पे कहीं घूमने जाएं, फिर सोशल बेनिफिट अपवाएं, फिर ओल्ड एज पेंशन स्कीम में रहें, कुछ ऐसा करें, तो वो उसके लिए पे हम लोग कर रहे हैं। चाइना, यूएसए, एशिया, जो जो भी डॉलर यूज कर रहा है। तो ये इसीलिए चाइना को भी लगता है कि डी डॉलराइजेशन इज ए नीड। अब रशिया, चाइना और भारत तीनों चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो। पर एक बार वेस्ट एशिया का टूर भी कर लेते हैं कि वहां कौन क्या क्या चाहता है। अब इसमें वेस्ट एशिया में आते हैं ईरान, टर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन, ओमान, इसराइल। ये सारे कंट्रीज वेस्ट एशिया में आते हैं। ईरान पे तो यूएस ने सैंक्शन लगा रखे थे, तो वो तो चाहेगा यूएसए की पावर कम हो जाए। और सीरिया और इराक पे इसने अटैक कर रखा था, तो वो भी चाहेंगे डी डॉलराइजेशन हो जाए और वेस्ट की, यूएसए की पावर कम हो जाए। और सऊदी अरेबिया और यूएई में तो बहुत सारे डॉलर की फंडिंग आती है यूएसए से, तो फिर वो क्यों चाहेंगे, क्या चाहेंगे, वो अगली स्लाइड में देखते हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंटरेस्टिंग है। उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते हैं इसकी, वेस्ट एशिया की। वेस्ट एशिया जो था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, और उसके बाद जो सोवियत यूनियन और जो यूरोप है, उसको ये अलग करता है। तो ये जो सोवियत यूनियन यूएसएसआर है, वो अफगानिस्तान पर अटैक किया उसने, क्योंकि उसको वार्म वाटर पोर्ट चाहिए थे, समुद्री रास्ता चाहिए था। तो उसने अफगानिस्तान पर अटैक किया। तो क्योंकि यहाँ पर वेस्ट एशिया में खूब सारी पेट्रो डॉलर से फंडिंग आती थी, ऑयल रिच एरिया है ये, तो यहाँ रेडिकल एलिमेंट पैदा किए जाते थे, और उनको ये जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनका इन्फ्लुएंस इस पे खूब रहता था। तो जो वेस्ट एशियन कंट्री थी, वो उनको, उन लड़ाकों को लड़ाने के लिए यूएसएसआर भेज देती थी। इससे उसके दो पर्पस सोल्व होते थे। एक तो यूएसएसआर का एक्सपेंशन रुक जाता था, दूसरा अपने देश से जो रेडिकल एलिमेंट है वो बाहर चले जाते थे। लेकिन जब यूएसए ने जो तालिबान फोर्सेस को क्रिएट किया पाकिस्तान में, और उनको स्टिंगर मिसाइल दे दी, और स्टिंगर मिसाइल से क्या हुआ, यूएसएसआर का सारा बैटलफील्ड एडवांटेज ही खत्म हो गया। उनके हेलीकॉप्टर्स आते थे और लड़ाकों को मार जाते थे। वो कोई भी एक लड़ाका स्टिंगर मिसाइल से हेलीकॉप्टर को उड़ा देता था, तो उसका वॉर लॉस बहुत ज्यादा होने लगा यूएसएसआर का, और वो उसको लड़ाई छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा होते ही जो अफगानिस्तान में जो तालिबान थे, वो हीरो बन गए कि इन्होंने तो हमारे राष्ट्र को आजाद करवाया है। अब उनको हीरो बनता देखिए, रेडिकलाइजेशन जो बेल्ट पैदा हो गया अफगानिस्तान पाकिस्तान की, और यहाँ एंटायर कॉरिडोर पैदा हो गया एक्सट्रीमिस्ट का, जिसका असर हमें कश्मीर में भी देखने को मिलता है। पाकिस्तान अभी भी वेस्ट में बूस्ट करता है कि मैंने यूएसएसआर का
जो एक्सपेंशन है अलकायदा और जिहादी एलिमेंट की वजह से मैंने रोका है, इससे मुझे और फंडिंग दो, मैं आपका दोस्त हूँ। तो ये अलायंस में भी उनकी हेल्प करता है, जो अब मैंने पहले अलायंस बताया था, यूके गवर्नमेंट, यूएस से डीप स्टेट और पाकिस्तानी आर्मी। तो पाकिस्तान उसकी एडवांटेज अभी भी लेता है। फिर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के प्रिंस है, क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। इन्होंने डी रेडिकलाइजेशन का इनका एम है। तो इनकी क्या नीड है वो देखते हैं। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी ऑयल बेस्ड ज्यादा है, तो इनको जब ऑयल नहीं मिला था तो ये ऊंट की सवारी करते थे यहाँ लोग, अब यहाँ मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं। तो इन्होंने अपनी अलग जनरेशन को भी, नेक्स्ट जनरेशन को भी चाहिए कि वो भी बीएमडब्ल्यू में घूमे, ना कि कैमल की सवारी करते वक्त वापस आए। जैसे ऑयल की नीड कम हो, तो ये चाहते हैं उसके बाद भी इनकी इकोनॉमी चलती रहे। तो इसके लिए इन्होंने देखा, पाकिस्तान का रास्ता देखा कि अगर कोई रेडिकल एलिमेंट सोसाइटी में ज्यादा होते हैं तो वो न्यूसेंस और मिसयूज ही करते हैं, वो कुछ क्रिएट नहीं करते हैं। तो जो बाहर की इकोनॉमी है उनको बस पैसा देके लड़वाने के लिए काम में लेती है, और उसके बाद उनका रोल खत्म हो जाता है। तो जो सऊदी अरेबिया है वो भी इंडिया के रास्ते पे, भारतीय सिविलाइजेशन के रास्ते पे चाहता है आना। और ये चाहता है कि मैं अपनी इकोनॉमी को, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करूं और डी रेडिकलाइज करूं और बाहर के इन्वेस्टमेंट को आने दूं। और इससे मैं जो एक सह अस्तित्व वाली सभ्यता है उसके करीब जा सकूं। तो इन्होंने योगा को, आयुर्वेद को और भारतीय टेम्पल्स को यहाँ पर बनने के लिए और प्रमोट करने के लिए इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं। अगले हैं मोहम्मद बिन जायद। ये हैं यूएई के। तो इन्होंने भी गल्फ में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भी इन्होंने नेगोशिएशन में हेल्प की थी, दोनों कंट्रीज ने। तो ये दोनों कंट्रीज भी डीरेडिकलाइज के रास्ते पर इंडिया की मदद करना चाहती हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन यहाँ से लेके और कंबोडिया तक पूरा एरिया कैप्चर कर लेगी धीरे धीरे, और उसमें पूरे रास्ते में फैल जाएगी। अब देखते हैं डॉलर की जो आर्टिफिशियल डिमांड है वो क्रिएट की जाती थी टू बकेट थ्योरी से। जैसे मैंने बताया, एशिया में इतने सारे फ्लैश पॉइंट्स हो जाते थे, वो इसी की थ्योरी का एक ऑफशॉट है। फिर जो जो फंडिंग होती थी उसका यूज क्या किया जाता था। अगर मेरे पास डॉलर छापने के लिए, मेरे पास खूब सारे डॉलर्स हैं छापने के लिए, तो मैं इंडिया से कुछ स्कॉलर्स को बुलाऊंगा, सब्सिडी दे के या कोई इनाम दे के, या क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप दे के। अपनी यूनिवर्सिटीज में बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर रखूंगा, वो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानते होंगे और हमारे फॉल्ट लाइंस को पढ़ेंगे, फिर उस पर कुछ कुछ नरेटिव लिखेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे। और वो इस तरह से लिखेंगे कि वो हमारी सोसाइटी को पढ़ के हम हमारा भला करना चाह रहे हैं, और जबकि वो हमारी सोसाइटी को अंदर से तोड़ना चाह रहे हो, खोखला करना चाह रहे हो। तो ये जो सेबोटेज ऑपरेशन है, ये हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज करती हैं, बड़े प्रिसाइज स्केल के साथ, प्रिसाइज आर्टिकल, जो हमें लगेगा ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, मैगसेसे अवार्ड मिला हुआ है, वही आदमी को ट्रेंड करके। जैसे आपने देखा होगा बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला हुआ था, तो वो इन्होंने अपना स्टूज बना रखा था। ऐसे प्रोफेसर, ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो कहना शुरू कर देंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में, अगर मोदी आ गया तो, अगर ट्रंप आ गया तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। तो इनका एक खास एजेंडा होता है, इनको खास टास्क मिला हुआ होता है, और वो अ, मतलब छिप छिप कर हमारे यहाँ ऐसा काम करते हैं। तो ये जो सिविलाइजेशनल वॉर है, ये हमारे देशों के बाहर भी काम करती है डॉलर से, और हमारे देशों के अंदरूनी इंटरनल डिस्टरबेंस भी क्रिएट किया जाता है इसकी वजह से। पर अब जो डीडोलराइजेशन के ऊपर यूएसए का एक बड़ा पोर्शन है, वो भी अब एग्री कर रहा है। लेकिन वो क्यों एग्री कर रहा है, अब उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी पॉपुलेशन जो अमीर बने रहना चाहती है सिर्फ नोट प्रिंट करके, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, कोई हम रियल प्रोडक्ट अपना एनवायरनमेंट पोल्यूट करके कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ यूनिट नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ बस नोट छापे जा रहे हैं। तो ये एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो इसको दुनिया को पता चल गया तो वो सारे रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे। तो इससे पहले ही मान जाओगे, ये सेक्शन ये चाहता है। फिर वेस्ट का जो मॉडल है वो क्रेडिट कार्ड पर चलते हैं, नो सेविंग नहीं करते हैं, कंजप्शन मॉडल है, डेट डेट बेस, वो अनसस्टेनेबल है। इसके कारण से भी वहाँ दिक्कत आएगी लॉन्ग टर्म में। फिर जो क्लैश है, कंपटीशन है। कंपटीशन में एक तरफ ब्रिक्स ब्रिक्स करेंसी है जिसमें बार्टर सिस्टम या कमोडिटी बेस्ड ट्रेड होगा, और दूसरी तरफ है डॉलर है जिसके बैक कुछ नहीं है। ब्रिक्स कंट्री गोल्ड से भी बैकअप हो सकती हैं, एनर्जी से भी बैकअप हो सकती हैं, प्रीशियस मेटल से भी बैकअप हो सकती हैं।
तो ब्रिक्स करेंसी जो है वो क्लियरली इसमें जीत रही है और डॉलर हार रहा है, तो इस कारण से भी यूएसए का बड़ा सैंक्शन है जो कि चाहता है कि डी डॉलराइजेशन अब करना पड़ेगा। साथ में 1971 से जो 40-50 साल हो गए हैं उसमें कांस्टेंट वॉर है, रिजीम चेंज ऑपरेशन है, सीआईए के ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन, इस कारण से भी जो उनको एंडलेस प्रिंटिंग करनी पड़ रही थी डॉलर की, तो इस इनको रोकने के लिए भी और सस्टेनेबल सोल्यूशन लाने के लिए भी डी डॉलराइजेशन पे सभी एग्री हो गए हैं। That's all for the today, guys. Hope you like, please like, share, and subscribe my channel.